हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हमारा लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 7 होने वाला है, जेई एक्सप्रेसवे सीरीज का। तो अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि इस सीरीज में हम पूरी फिजिक्स की थ्योरी कर रहे हैं फ्रॉम जीरो टू जेई एडवांस लेवल, और इसके साथ साथ हम एरोडोव के सारे रेलेवेंट सवाल भी साथ में कर रहे हैं ताकि तुम्हारी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए एडवांस लेवल तक। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो यार स्टार्ट करते हैं अपने होमवर्क क्वेश्चन के साथ। तो देखते हैं इसको। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है, इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर द बॉडीज हैव masses m0 m1 m2, द फ्रिक्शन इज एब्सेंट, द masses ऑफ द पुलीज एंड थ्रेड्स आर नेग्लिजिबल। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी m1 बताना है। ठीक है, तो सब आइडियल पुली आइडियल स्ट्रिंग है, ये तो पता है। यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, ये भी पता चल गया अपने को। अब अपने को ये बताना है m1 का एक्सेलरेशन कितना होगा इस वाले ब्लॉक का। तो ठीक है यार, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि इसके एक्सेलरेशन को मैं बोल रहा हूँ a0, m1 के एक्सेलरेशन को मैं बोल रहा हूँ a1। अब अगर ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, ऐसा तुम मान सकते हो, तो इसलिए मैंने इसको बोल दिया ए टू, ऊपर की तरफ कुछ ए टू। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया। अब इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, अब फोर्सेस देखते हैं। तो अब जैसे M1 वाले ब्लॉक को ले तो इस पर एक लगेगा इसका M1G। मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो एक इस पर लगेगा ये M1G, और इधर लगेगा टेंशन। और M2 वाले पे देखोगे तो ये लगेगा M2G, इस पर भी लगेगा इधर से टेंशन। इस पुली पर आओगे तो टेंशन टेंशन, तो यहाँ ऊपर तुम्हें लगेगा 2T। ये हो गया, ये 2T है तो ये भी 2T है, ये 2T है तो ये भी 2T है, और ये भी फाइनली 2T ही है। ठीक है, बाकी इस पर M0G लगेगा, पर फ्रिक्शन है नहीं तो कोई एक्स डायरेक्शन में, मतलब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, इस तरीके से अब सबके लिए इक्वेशन लिखते हैं। पहले इस वाले ब्लॉक की बात कर लेते हैं। इसमें हम लोग लिखेंगे 2T, सॉरी, पहले इसका मास कितना है M0 और एक्सेलरेशन कितना है A0, M0 A0 इक्वल टू 2T, पहली इक्वेशन। फिर इस A1 वाले के लिए लिखेंगे तो हम लिखेंगे इसका नीचे की तरफ A1 एक्सेलरेशन माना है हमने, तो ये हो जाएगा M1 A1 इक्वल टू M1G माइनस टी। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। ठीक है, फिर हम इस M2 वाले ब्लॉक पर आएंगे तो इसमें हम बोलेंगे, इसमें हमने ऊपर की तरफ A2 एक्सेलरेशन माना है तो हम लिखेंगे M2 A2, यहीं पे लिख देता हूँ, इक्वल टू T माइनस M2G। और ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई तुम्हारी। ठीक है, और अभी अपने पास तीन इक्वेशन आई, तीनों बॉडीज का एफबीडी हमने देख लिया है। तो तीन इक्वेशन आई, अननोन कितने हैं? तो अननोन है हमारे पास A0, A1, A2 और T। तो थ्री इक्वेशन, फोर अननोन है ना, फोर अननोन। तो अपने को एक इक्वेशन और चाहिए होगी, तो अब कहाँ से आएगी? कंस्ट्रेंट से। तो कंस्ट्रेंट के लिए पहली कंडीशन ये, अब हमें देखना पड़ेगा कि हम किस पॉइंट पर बैठ के कंस्ट्रेंट लिखें। तो बेसिकली या तो ये इस पुली पर बैठ सकते हो या तो ये, बट ये जो नीचे वाला पुली है ये खुद ही मूविंग है, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है ये ऊपर नीचे जा सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ बैठेंगे, ये स्टेशनरी पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ से मैं डिस्टेंसेस को नाम देता हूँ। तो सपोज इस पुली का डिस्टेंस मैंने बोल दिया x0। ठीक है, और इस ब्लॉक के डिस्टेंस को मैंने बोल दिया x1, और इस ब्लॉक के डिस्टेंस को M2 वाले को मैंने बोल दिया x2। ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज तो कंफर्म है कि अगर ये एक्सेलरेशन A0 है तो इस पुली का एक्सेलरेशन भी A0 होगा, तो वो मैं यहाँ पे अब एक्सेलरेशन लिख देता हूँ। तो इसका एक्सेलरेशन A0 होगा। ठीक है, ये व्हाइट से लिख देते हैं क्योंकि हम पहले लिख रहे थे A0, और बाकी इनके तो A1 A2 हमने लिखे ही हुए हैं। ठीक है, अब देखते हैं। तो बेसिकली जो ये वाली स्ट्रिंग है इसके लिए हम लिख रहे हैं कि इसकी पूरी लेंथ तो कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक है, ये पूरी लेंथ तो कांस्टेंट ही रहेगी। ये कितनी होगी? x1 माइनस एक्सपी हो जाएगी ये वाली लेंथ, प्लस x2 माइनस एक्स सॉरी x1 माइनस एक्स नॉट हो जाएगी ये वाली लेंथ, और ये वाली लेंथ हो जाएगी हमारी x2 माइनस एक्स नॉट। तो मेरे ख्याल से चीज क्लियर हो गई होगी। तो फिर से एक बार बता देता हूँ कि ये वाली जो लेंथ है इसको हम बोल रहे हैं x1 माइनस एक्स नॉट। ठीक है, और जो ये वाली लेंथ है इसको हम x2 माइनस एक्स नॉट बोल रहे हैं। और ये टोटल लेंथ कांस्टेंट है, तो अब हम इस टोटल लेंथ कांस्टेंट को यहाँ पे लिखते हैं। तो हम लिखेंगे x1 माइनस एक्स नॉट जो कि लेफ्ट साइड वाली लेंथ है, प्लस x2 माइनस एक्स नॉट, ये तुम्हारी रहेगी कांस्टेंट। ठीक है, हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x1 प्लस x2 माइनस टू एक्स नॉट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, डिफरेंशिएट किया तो v1 प्लस v2 माइनस टू वी नॉट इक्वल टू जीरो। बट एक चीज तुम ध्यान दो कि हमने जो डायरेक्शन मानी है उसके हिसाब से v1 हमारा नीचे की तरफ होगा, वी नॉट भी हमारा नीचे की तरफ होगा, बट v2 हमारा ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि v1 बढ़ रहा है तो v2 घट, सॉरी, ये वाली लेंथ बढ़ रही है तो ये वाली लेंथ घट रही है ना। तो यहाँ पर एक माइनस साइन आएगा, ये v1 माइनस वी होगा। ठीक है, ये हो गया। फिर एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा, ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं फिर से, a1 माइनस ए टू, ए वन माइनस ए टू माइनस टू ए नॉट इक्वल टू जीरो।
यहाँ से तुम लिख, हाँ ये एक इक्वेशन तुम्हारे पास और आ गई, ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन नंबर 4। और इसमें अननोन क्या क्या है, A1 A2 A0। तो ये अपने पहले भी थे, तो अब अपने पास ये 3 इक्वेशन और ये एक इक्वेशन, 4 अननोन हो गया। तो अब हम इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 4 अननोन बन चुका है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 अननोन। अब इसके बाद आता है मैथमेटिक्स, पूरा फिजिक्स का काम खत्म हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से तुम्हारे पास कई तरीके हैं कि तुम इसको कैसे सॉल्व करोगे। अब वो तुम्हारी अप्रोच डिफरेंट हो सकती है, बट मुझे ये समझ में आ रहा है कि हमें निकालना क्या है, इस पे सारी चीजें डिपेंड करती है। पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन है पूछा है द मास, ये कहा गया, ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक M1, यानी कि A1 निकालना है। तो अपने को A2 A0 और तीसरा अननोन क्या था इसके अलावा, अपने पास एक बार लिख लेते हैं, A1 A2 A0 और T था। तो अपने को ये तीनों को एलिमिनेट करना है, A1 चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि टी तो इसी से एलिमिनेट हो जाएगा, हम्म, इन दोनों से। ठीक है, तो लिखते हैं, तो हाँ ठीक है, बेसिकली इस इक्वेशन में अगर मैं A0 और A2 की वैल्यू रख दूं तो मेरा काम बन जाएगा। मेरा ये इक्वेशन है A1 - A2 - 2A0 = 0। अब A1 को ऐसे ही रखता हूँ, A2 की वैल्यू मैं यहाँ से लिखूंगा, देखो यहाँ दिखा रहा हूँ कि अब ये अप्रोच तुम्हारी डिफरेंट हो सकती है, बट इसको ध्यान से देखो, ये देखो यहाँ से M2 A2 = T - M2G है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन 3 को M2 से डिवाइड कर दूं। ठीक है, इसको भी रहने दो, इक्वेशन 3 को मैं M2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, M2 A2 को M2 से डिवाइड किया तो A2 रहेगा LHS में, तो मैं लिख देता हूँ A2 इक्वल टू, ये थोड़ा ढंग से बन जाएगा, हाँ A2 इक्वल टू, ये होगा T/M2 माइनस M2G को M2 से डिवाइड करोगे तो बचेगा केवल G, तो T/M2 माइनस G। ये आ गई अपनी A2 की वैल्यू। सिमिलरली ये A0 की वैल्यू चाहिए, है ना, तो A0 2T/M0 नहीं हो जाएगा यहाँ से, इस इक्वेशन से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A0 इक्वल टू 2T/M0, है ना। ये एक इक्वेशन हो गई, ये एक इक्वेशन हो गई। अगर ये A0 और A2 की वैल्यू मैं इसमें रखता हूँ तो मेरे पास जो इक्वेशन आएगी उसमें क्या क्या अननोन रहेंगे, A1 और यहाँ पर T रहेगा एक। तो अपने को T हटाना है अभी भी, तो T हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन को जरा ऐड करके देखो, 2 और 3 को। इनको ऐड करोगे तो तुम्हें मिलेगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ नीचे, 2 + 3 करोगे तो अपने को मिलेगा M1 A1 + M2 A2 LHS में। ठीक है, तो ये मैं लिख रहा हूँ नीचे, M1 A1 + M2 A2 इज इक्वल टू, अब RHS देखते हैं, RHS में ये T और ये T तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, समझ में आया। ठीक है, और बचेगा क्या, M1G - M2G। यहाँ से लिख दूंगा M1G - M2G। ठीक है, तो ये अपने को इक्वेशन और मिल गई, बट इससे फायदा हो रहा है क्या, आ, नहीं इससे फायदा नहीं होगा। ठीक है, चलो इसको भी देखते हैं। तो पहले ये वाली वैल्यू तो रख के देखते हैं, ए और टी में इक्वेशन लिखते हैं, A1 - A2 - 2A0 = 0। तो A1 - A2 - 2A0 = 0। तो A1 की वैल्यू तो वैसे ही रखेंगे, A2 की वैल्यू हम रखेंगे T/M2 - G, T/M2 - G, और 2/A0 की वैल्यू क्या रखेंगे हम सीधे सीधे, 2T/M0। तो ये हो जाएगा -2 × 2T/M0 यानी कि 4T/M0 = 0, है ना। अब T की वैल्यू अपने को चाहिए, तो T की वैल्यू अपने को किसके टर्म में चाहिए, A1 के टर्म में चाहिए। तो कौन सी इक्वेशन यूज कर लें इनमें से, क्या ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ये वाली इक्वेशन। यहाँ से T की वैल्यू M1G - M1A1 लिख सकते हैं क्या, इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखो, तो T की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं M1G - M1A1। समझ में आया, क्योंकि अपने को केवल A1 चाहिए। यही इक्वेशन क्यों यूज की होगी, इससे करते T की वैल्यू को रिप्लेस तो A0 आ जाता, A0 नहीं चाहिए अपने को। इससे करते तो A2 आ जाता, A2 भी नहीं चाहिए अपने को। अपने को चाहिए A1, तो सेकंड इक्वेशन बेस्ट रहेगी। तो यहाँ से T की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ M1G - M1A1, सॉरी, हाँ M1G - M1A1। इसको यहाँ पुट कर देते हैं, तो A1 - M1G - M1A1 अपॉन M2 G -4 M1G - M1A1 अपॉन M0 = 0। अभी थोड़ी गंदी सी इक्वेशन बनी है, बट इसमें अननोन्स अगर तुम देखोगे अब तो केवल A1 है, ध्यान से देखोगे तो इस वाले टर्म में A1 अननोन है, इसमें M1G M1 सब ये सब नोन है। A1 इसमें भी हो गया, ये तो कांस्टेंट है, ये इसमें भी A1, और ये सारे बाकी नोन है। ठीक है, तो अपने को बस अब A1 निकालना है, तो ठीक है,
लिखते हैं इसको। तो अब हम लिखेंगे A1 माइनस M1G/M2 माइनस M1A1/M2 माइनस G माइनस 4M1G/M0 माइनस माइनस प्लस 4M1A1/M0 इज इक्वल टू 0। अब A1 वाले टर्म्स एक साइड ले लेते हैं, तो A1 माइनस M1A1/2 और ये वाला, तो ये हो जाएगा A1 माइनस M1A1/M2 प्लस 4M1, तो हाँ प्लस 4M1A1/M0 है ना। ये हो गए तुम्हारे A1 वाले टर्म्स, ठीक है। इधर क्या जाएगा तुम्हारा बचे हुए टर्म, तो वो बचेंगे क्या क्या, G प्लस M1/M2 इंटू G प्लस 4M1/M0 इंटू G, ये तीन टर्म्स बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ से A1 कॉमन लेता हूँ, अंदर जाएगा तुम्हारा 1 माइनस M1/M2 प्लस 4M1/M0, ठीक है। इज इक्वल टू, इधर से G कॉमन लेता हूँ, तो अंदर जाएगा 1 प्लस M1/M2 प्लस 4M1/M0, ठीक। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो A1 इसमें M2 M0 एलसीएम हो जाएगा तुम्हारा, और ऊपर आएगा M2 M0 माइनस M1 M2 M0, समझ में आया ये कैसे, ठीक है। सॉरी, माइनस M1 M0 बेसिकली, M1 M0 प्लस 4M1 M2, ये आएगा इज इक्वल टू G। इधर वाले में भी फिर हमारा एलसीएम M2 M0 आ जाएगा, इधर लिखेंगे M2 M0 प्लस M1 M0 प्लस 4M1 M2, ये हो जाएगी पूरी इक्वेशन। अब तुम ध्यान से देखोगे तो M2 M0 दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, बस अब आखिरी में बस आंसर लिखना है। तो A1 की वैल्यू जो हमें चाहिए थी वो हो जाएगी G इंटू 4M1 M2 प्लस M1 M0 प्लस M2 M0, या इसमें चलो कॉमन ले लेते हैं, M0 कॉमन हो जाएगा, M1 प्लस M2, है ना, अपॉन नीचे तुम्हारे पास ये वाली चीज पूरी जो एलएचएस में ये डिनोमिनेटर में चली जाएगी, तो ये बचेगा 4M1 M2 प्लस M2 M0 माइनस M1 M0, तो इसमें भी M0 कॉमन ले लूँ तो मेरे को अंदर मिल जाएगा M2 माइनस M1, ठीक है। यही किया है बस, तो ये थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन हो गया, एक स्टेप मैंने थोड़ा सा स्किप किया है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो ये है आंसर, थोड़ा गंदा था बट यही आंसर है। तो ये A1 पूछा था, अब इसमें तुम बाकी चीजें भी निकाल सकते हो अगर तुम्हारा मन हो, तो A2 A0 जितने भी अननोन थे इसके अलावा, अपने से A1 पूछा था, तो ये है इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, है ना, ठीक है। आ, ठीक है। इन द, बेसिकली पहले क्वेश्चन नंबर तो लिख दूं, हाँ ये है एरोडोफ का क्वेश्चन नंबर 1 पॉइंट, मतलब फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा ये 75, ठीक है। तो देखते हैं इसको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है, इन द अरेंजमेंट शोन, डायग्राम है इसमें, साथ में भी बना लेंगे, इन द अरेंजमेंट, एक मिनट काम करते हैं, पहले डायग्राम बना ही लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का फिगर गिवन है, ये हो गया, उससे तुम्हें क्लियर होता चलेगा साथ साथ ना, हो गया सर्कुलर पुली पर। और ये क्वेश्चन है ना, इसमें इरोडोव की बुक में एक ऐसा मिसप्रिंट था जिसके चक्कर में मेरा ऑलमोस्ट 1 घंटा खराब हुआ है। मैं ये क्वेश्चन देख रहा था कराने के लिए क्लास में, तो उसमें एक बहुत बड़ी फंडामेंटल मिस्टेक थी जिसकी वजह से आंसर ही नहीं आ रहा था, और इसी वजह से मेरे को ये वीडियो शूट करने में थोड़ी देर हो गई। आओ देखते हैं, तो इस तरीके से तुम्हारा पुली हो जाएगा सेंटर में, ठीक है। और यहाँ से एक स्ट्रिंग जाएगी इस तरीके से,
एक मिनट यार, थोड़ा सा ढंग से बनाते हैं इसको, थोड़ा सा नीचे ले लो। हम्म। इसको यहाँ से यहाँ एक्सटेंड कर दो। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन ही है यार, थोड़ा सा हो गया। एक मिनट यार, इस तरीके से, ठीक है, समझ जाना। अभी लैंग्वेज दिखाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। ये हो गया। इसको थोड़ा सा यहाँ तक एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पर एक बॉल लगाएंगे, ये हो गई। ठीक है, और यहाँ से एक हम ब्लॉक लेंगे। ये बेसिकली ब्लॉक नहीं है, ये हिंट पोजीशन है, इस तरीके से। ठीक है, और इसको ऐसे मान लो। ये अगर तुम एरोडो की तुम्हारे पास बुक है तो तुम एक बार देखना। तो उसमें एक मिस्टेक है, उसमें क्या किया है ना कि इसको ऐसे ब्लॉक बना दिया था। तो अब ब्लॉक का मास गिवन नहीं था, तो अगर वो नहीं होगा तो एक अननोन बढ़ जाएगा और इक्वेशन तुम्हारी उतनी ही रहेंगी। तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तब मैं वही कर रहा था, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। बहुत देर बाद मेरे को पता चला कि ये बुक। हाँ, तो यार मैं वही कह रहा था कि बहुत देर बाद मेरे को पता चला कि वो मिसप्रिंट है और वहाँ ब्लॉक नहीं है, इस तरीके की फिक्स्ड पोजीशन है ना। बेसिकली ये पॉइंट मूव नहीं करेगा ना। ब्लॉक होता तो वो ऊपर नीचे जा सकता था, तो वो ब्लॉक नहीं था वहां पर, वही मिस्टेक थी। तो अगर तुम्हारे बुक है तो तुम एक बार देख लेना, उसमें फिगर में ब्लॉक जैसा बना दिया है, बट वो ब्लॉक नहीं है, वो फिक्स्ड पोजीशन है। ठीक है, ये हो गया। और इसकी लेंथ कुछ एल दी हुई है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन को। बोल रहा इन द अरेंजमेंट शोन द मास ऑफ बॉल वन, इसको वन बोला है और इसको टू बोला है। ठीक है, बुक में उस ब्लॉक को टू बोल दिया था, जो कि है ही नहीं ब्लॉक। तो द मास ऑफ बॉल वन, तो द मास ऑफ बॉल वन इज नीटा is equal to 1.8 times as great as of rod pull, as great as that of rod pull। मतलब इसका मास 1.8 टाइम्स ज्यादा है रॉड के मास से। ठीक है, the length of ladder is, the length of ladder is L equal to 100 centimeter, the masses of the pulleys and the threads, the masses of the pulleys and the threads as well as the friction are negligible, are negligible। The ball is set on the same level, the ball is set on the same level as lower end of rod, as lower end of rod, मतलब ये दोनों एक ही लेवल पर है। ठीक है, ठीक है। एंड देन रिलीज्ड, एंड देन रिलीज्ड। ठीक है, हाउ सून will the ball, will the ball be opposite the upper end of rod, opposite the other end of the rod। ठीक है, ये है पूरा क्वेश्चन। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें क्या बोल रहा है बेसिकली, इन द अरेंजमेंट शोन द मास ऑफ बॉल वन इज 1.8 टाइम्स एज दैट ऑफ रॉड टू। तो इसका मास बेसिकली गिवन है। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटर इज 100 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर। द मासेस ऑफ द पुलीज एंड थ्रेड्स आर एज वेल एज फ्रिक्शन आर नेग्लिजिबल, मतलब सब आइडियल है पुलीज और थ्रेड्स हमारे। ठीक है, द बॉल इज सेट ऑन द सेम लेवल एज दैट ऑफ रॉड, मतलब ये लेवल और ये लेवल सेम है, ये एक ही लेवल पर रखे हैं इस तरीके से। अब इसके बाद इसको रिलीज करते हैं, तो कितनी जल्दी ये बॉल इसको क्रॉस कर जाएगी। तो एक चीज समझ में आ रही होगी कि इन दोनों के बीच में कुछ इस डायरेक्शन में रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा, इस रॉड में और इस सॉरी इस बॉल में और इस रॉड में।
तो वो रिलेटिव एक्सेलरेशन कुछ होगा। अब उसमें हम जब वो एक्सेलरेशन हम फाइंड कर ले, रिलेटिव एक्सेलरेशन जो इन दोनों का है, उसमें हम एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हैं, क्योंकि वो कांस्टेंट ही आएगा। ठीक है, वो देख लेना तुम अभी क्योंकि कांस्टेंट क्यों आएगा। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओगे तो उससे तुम्हें ये टाइम मिल जाएगा जितने टाइम में ये बॉल कुछ रिलेटिव एक्सेलरेशन से इस डिस्टेंस को कवर करती है। ठीक है, ये हो गया, है ना। तो बेसिकली वो सारा एनालिसिस रिलेटिव होगा, क्योंकि रिलेटिव में ही हम देखेंगे कि इसके रिस्पेक्ट में, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को क्रॉस करना है। तो वो अभी वो तो काइनेमेटिक्स पार्ट है, वो बाद में आएगा। पहले हमें इसकी फोर्सेस एफबीडी वगैरह बनानी होगी, ताकि इसका एक्सेलरेशन जो भी हो, ऊपर नीचे हो, जैसा भी हो, वो हम डिफाइन कर पाए। उससे फिर हम सारी चीजें रिलेटिवली भी डिफाइन कर पाए। तो फोर्सेस देखते हैं इस पर क्या क्या बनेगी। तो स्टार्ट करते हैं एफबीडी बनाना। तो मैं यही क्वेश्चन बना रहा हूँ, तुम्हें अलग से बनाना है तो तुम अलग से बना सकते हो। ठीक है, तो इस रॉड से स्टार्ट करते हैं। तो इसका मास दिया था अपने को एम। ठीक है, क्योंकि गिवन नहीं है बट हम एम मान लेते हैं। तो एक इसका एम जी लग रहा होगा इस पर, और एक इसका टेंशन लग रहा होगा इस पर। ठीक है, तो अब इस पुली पर आओगे तो यहाँ पर टेंशन, यहाँ पर टेंशन, यहाँ पर सीधा लिख दे रहा हूँ टू टी। ठीक है, ये ऊपर की तरफ टू टी, ये टू टी है तो ये भी टू टी, ये भी टू टी, इस बॉल पर भी टू टी लग रहा होगा इधर, है ना। टू टी के अलावा इस पर एक फोर्स और लग रहा होगा जो इसका एम जी है, और इसका मास कितना गिवन है अपने को, नीटा टाइम्स एम, यानी कि 1.8 एम बेसिकली। चलो नीटा एम ही लिख लेता हूँ, 1.8 हम लोग बाद में पुट कर लेंगे। तो नीटा एम, ठीक है, दोनों का एफबीडी बन गया। अब अपने को कुछ कुछ एक्सेलरेशन इनके मानने पड़ेंगे। ठीक है, तो सपोज हम एक्सेलरेशन मानना शुरू करते हैं। इसका एक्सेलरेशन हम मानते हैं A1 ऊपर की तरफ। ठीक है, ऐसा हो गया। तो A1 है तो यहाँ तक इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ A1 होगा। मेरे ख्याल से इस बात को तुम एग्री करोगे। समझ में आया क्यों? क्योंकि ये पूरा एक ही साथ है ना, ये वाला रॉड। ये हो गया। अब इसका एक्सेलरेशन मैं कुछ मान लेता हूँ नीचे की तरफ A2। ठीक है, वो अभी हम रिलेशन उस पे लिखेंगे क्या करना है। ठीक है, पहले एफबीडी से इक्वेशन लिखना चालू करते हैं, है ना। तो पहले इस बॉल के लिए लिखेंगे, तो बॉल के लिए साफ साफ दिख रहा है ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन A1 है और उसका मास m है, तो नीटा m है। तो नीटा m A1 इक्वल टू 2t माइनस नीटा m g। तो ये हो गई पहली इक्वेशन। फिर इस रॉड के लिए लिखते हैं। तो रॉड का एक्सेलरेशन हमने नीचे की तरफ A2 माना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे m A2 इक्वल टू एम जी माइनस टी। ये अपने पास दो इक्वेशन हो गई। अननोन कितने हैं इसमें, क्योंकि ये m हमने अपने आप से माना है। तो m t A1 और A2। ठीक है, नहीं, m गिवन है क्या, एक मिनट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो देखते हैं। टू टी टी ऑफ A1, बेसिकली m शायद गिवन है। m का तो m निकल जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि अपने पास एक रिलेशन है ना नीटा m वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उसको देखते हैं अभी आगे। तो ये हो गया अपना, है ना। अब एक कंस्ट्रेंट रिलेशन अपने को लाना पड़ेगा। तो वही बात है कि कंस्ट्रेंट फिक्स पॉइंट से लिखते हैं, है ना। तो फिक्स पॉइंट पे बैठते हैं यार, है ना। फिक्स पॉइंट अपना क्या हो जाएगा, सपोज हम यहाँ रह गए इस पॉइंट पर, इसको फिक्स पॉइंट बोल रहे हैं, यहाँ हम बैठे हैं। ठीक है, और इससे डिस्टेंस लिखता हूँ। तो वन वाले का डिस्टेंस यहाँ से x1 हो गया। थोड़ा सा यार इसमें वो हो जा रहा है, पर एडजस्ट कर लेना यार, कंजेस्टेड हो रहा है थोड़ा सा, है ना। x1, और इसको मैं बोल देता हूँ, बल्कि इसको x2 बोलता हूँ ताकि वो सेम रहे। ठीक है, नहीं x1 ही बोलता हूँ। ठीक है, x1, इसको मैं x0 बोल रहा हूँ पुली वाले डिस्टेंस को, और इस रॉड के डिस्टेंस को मैं x2 बोल रहा हूँ। ठीक है, ओ, एक मिनट यार, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। एक मिनट, इसको नीचे बना लेते हैं यार, तो मैं कंफ्यूजन हो जाएगी फालतू में। तो एक बार फिगर फिर बना लेते हैं। ठीक है, कंस्ट्रेंट लगाने के लिए, वरना इधर बहुत ज्यादा हो रहा है ना। इसको यहाँ से उठाते हैं। तो नीचे ले लेते हैं, नीचे वाले पेज को यहाँ पर। ठीक है, एक मिनट, ये सारी चीजें हटा दूँ इसमें से। तो ठीक है, अब देखते हैं कंस्ट्रेंट लगाने के लिए। सपोज हमें यहाँ पर बैठ गया, या चलो कहीं पर भी, हाँ ठीक है, यहीं बैठ गया। ठीक है, कहीं पर भी, है ना। तो इस जगह से मैं इस वाले पुली के लिए पूरी बातें कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने इस डिस्टेंस को, जो ये इस रॉड का डिस्टेंस है, इसको मैंने बोल दिया x2। ठीक है, और ये पुली के डिस्टेंस को मैंने बोल दिया x1।
ठीक है, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन ए वन है। और इसको मैं बोलता हूँ कुछ एक्स नॉट। तो मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि अ, इस वाली स्ट्रिंग की तुम्हारी लेंथ कांस्टेंट, सॉरी हाँ ये एक मिनट, इस वाले स्ट्रिंग की तुम्हारी लेंथ कांस्टेंट रहेगी, जिसको मैं कैसे लिखूंगा अभी, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस एक्स नॉट माइनस एक्स वन। ठीक है, तो इसको लिखता हूँ एक्स टू माइनस एक्स, नीचे लिख देते हैं यार, एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस एक्स नॉट माइनस एक्स वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ से लिखूंगा मैं एक्स टू, है ना, प्लस एक्स नॉट माइनस टू एक्स वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे तो अब तुम ध्यान से देखो, तो एक्स नॉट तो चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि वो फिक्स्ड पॉइंट की दूरी है ना, ये पॉइंट तो फिक्स्ड ही है। एक्स नॉट चेंज होगा नहीं, तो डी एक्स नॉट बाई डी ये जीरो हो जाएगा डिफरेंशिएट करने पे। तो डिफरेंशिएट किया तो अपने पास आएगा वी टू माइनस टू वी वन इक्वल टू जीरो, है ना। और ठीक है, दोनों का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ही है, ए टू और ए वन। तो अब यहाँ से अगला एक और बार डिफरेंशिएट किया तो हम लिख देंगे ए टू माइनस टू ए वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से निकल करके आएगा ए टू इक्वल टू टू ए वन। ये अपने को एक चीज मिली, तो इसका एक्सेलरेशन ये टू ए वन है। तो अपने पास अब चौथी इक्वेशन भी आ गई, तो ए टू इक्वल टू टू ए वन। ठीक है, तो ये चीज अपने पास आ गई, इसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं, यूज करेंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर थ्री बोल दे रहा हूँ मैं। ठीक है, हाँ। तो इसको यहाँ पुट करते हैं ए टू इक्वल टू टू ए वन को इस इक्वेशन में, तो हम लिखेंगे टू एम ए वन इक्वल टू एम जी माइनस टी टी। ठीक है, एक इक्वेशन ये हो गई अपने पास, और एक इक्वेशन ये हो गई। अब इसमें से हम एक काम करते हैं, टी को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, टी को एलिमिनेट करेंगे तो इसको टू से मल्टीप्लाई करके और हम वन, इक्वेशन नंबर वन में ऐड करेंगे। तो हम इसको लिखेंगे, इसको टू से मल्टीप्लाई किया तो फोर एम ए वन, और उसको लिखेंगे प्लस नीटा एम ए वन, है ना, इक्वल टू, इधर टू टी है और इधर ये टू टी हो जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे बेसिकली, है ना। तो टू टी टू टी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगा और ये बचेगा अपने पास, वन इक्वेशन में है नीटा एम जी, है ना, प्लस नीचे वाली इक्वेशन में अपने पास क्या है, इसको टू से मल्टीप्लाई करके कर रहे थे टू एम जी। अब m तो पूरा देखो, इसीलिए m की जरूरत नहीं थी, m कैंसिल आउट हो गया पूरी इक्वेशन में, दिखा, m कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया। तो हम लिखेंगे फोर प्लस नीटा इंटू ए वन इक्वल टू नीटा प्लस टू इंटू जी। ठीक है, तो ए वन की वैल्यू आ गई यहाँ से, नीटा प्लस टू अपॉन फोर प्लस नीटा इक्वल टू जी। इस वैल्यू को नीचे ले चलते हैं, फिर बाकी सारा काम करेंगे। तो ए वन की वैल्यू पर फिर से लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्या आई थी, नीटा प्लस टू अपॉन फोर प्लस नीटा, है ना, यानी कि नीटा प्लस टू अपॉन नीटा प्लस फोर इंटू में जी। ये आ गई ए वन की वैल्यू। ठीक है, तो ए टू की वैल्यू भी हम यहाँ से लिख सकते हैं, वो हो जाएगी टू ए वन, तो ये हो जाएगी टू इंटू में यही नीटा प्लस टू अपॉन नीटा प्लस फोर। ठीक है, अब फोर्सेस का एनालिसिस अपना लगभग लगभग हो गया। ठीक है, अब देखते हैं काइनेमेटिक अप्रोच। इसमें मतलब काइनेमेटिक्स का क्या है। ठीक है, तो ये अपने बेसिकली इस तरीके से आ रहा था, ये अपनी बॉल थी। ठीक है, और बॉल से रॉड का नीचे वाला पॉइंट कोइंसाइड कर रहा था। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो जो अभी हमने कैलकुलेट किया है ना, बेसिकली ये जो सेपरेशन है ये एल है ना, और इस वाले बॉल का एक्सेलरेशन जो हमने निकाला वो है ए वन, और ये है ए टू नीचे की तरफ ही, है ना, जो कि है टू ए वन। ठीक है, समझ में आया, ये हो गया ए टू इक्वल टू टू ए वन। ठीक है, तो अब सपोज हम किसी एक पर बैठ जाते हैं, है ना, तो इन दोनों में रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा, ए रिलेटिव। हाँ, तो यहाँ पे अब तुम्हारा रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो किसी एक पर बैठ के दूसरे को देखें, सपोज मैं इस रॉड पर बैठ गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर, तो मैं इस रॉड को उसका एक्सेलरेशन पलट करके दे, मतलब ये जो है, ठीक है ना, यहाँ पर बैठ गया, तो इस बॉडी को मैं एक एक्सेलरेशन इधर और दे दूंगा टू ए वन का, और इसको भी टू ए वन का दे दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली अब जो है, जो हमारा ये है, ये रेस्ट पे आ चुका है। तो अब रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना रहा, इस पर बैठ के उसको देखना है, तो ऊपर की तरफ आएगा हमारा ए वन, है ना, ये एक्सेलरेशन हुआ। और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो है तुम्हारा एल, है ना, तो एल इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे, और यू जीरो है क्योंकि रिलीज किया था, है ना, तो एल इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए वन टी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम, है ना, बट यू जीरो है, ये खत्म।
तो टी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2l/a1, है ना। तो इसको वैल्यू रखते हैं 2l की वैल्यू क्या है तुम्हारी, 2l/a1 की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पर नीटा+2/नीटा+4 × g, ठीक है। तो इसको यहाँ रखता हूँ नीटा+4 + 2 1/g, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ से ये हो गया। अब इसमें सारी वैल्यूज रखोगे अगर, तो इसमें तुम वैल्यूज रख देना। तो ये तुम्हारा टी स्क्वायर का वैल्यू आया, तो टी का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे टी लिखता हूँ। टी हो जाएगा √2l/g इंटू नीटा+4/नीटा+2, ये होगा। ये हो गया टाइम का वैल्यू। इसमें तुम एल का वैल्यू रख देना 100 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 मीटर। नीटा का वैल्यू रख दोगे 1.8, है ना। और जी का वैल्यू 9.8 या 10, जो भी तुम रख सको, 9.8 ही रख देना, क्योंकि मेंशन नहीं है ना। ये सारी वैल्यू जब रखोगे तो टाइम तुम्हारा 1.5 सेकेंड के अराउंड निकल करके आएगा। एक बार चेक कर लेता हूँ, शायद यही आंसर आता है इसका। क्वेश्चन नंबर 75। एक मिनट। हाँ, 1.4 है बेसिकली। 1.4 के आसपास आएगा। ये तुम एक बार सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये वैल्यूज रख लेना, बस यही है। तो आगे बढ़ते हैं यार। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, तो वो भी लिख लो। तो क्वेश्चन है तुम्हारा इरोडोव 1.76, मतलब 76 क्वेश्चन है तुम्हारा ये। तो क्वेश्चन पहले इसमें डायग्राम बना देता हूँ। हाँ, तो यार आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी। तो ठीक है। तो इस तरीके का इसमें फिगर गिवन है, तो पहले फिगर बना लेते हैं। और ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारी ऐसी पुली हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ऐसे गए। ये भाई, सर्कल नहीं बनता है इसमें यार। ठीक है, ये हो गया। ये यहाँ पे ऐसे फिक्स है, ठीक है। और इस पर नीचे एक ब्लॉक लटका है, तो ये पे 1 लिखा है, 1 है इसका आंसर। और यहाँ से नीचे चलेंगे, ये है 2, और ये है सरफेस। तो इस तरीके का पूरा फिगर गिवन है, ठीक है। सब स्ट्रेट है, ठीक है, ये हो गया। और इस लेवल से इस लेवल के डिस्टेंस, इसको मैंने बोला है, इसने बोला है h, ठीक है। तो ये हो गया, सारे फिगर बन गया। अब लिखते हैं इसमें लैंग्वेज क्या है। इन द अरेंजमेंट शोन, इन द अरेंजमेंट शोन, मास ऑफ बॉडी 1, मास ऑफ body 1 is newton equal to 4 times as great as that of body 2, as great as that of body 2, ठीक है। The height h equal to 20 centimeter, the height h equal to 20 centimeter, the masses of the pulleys, the masses of the pulleys and the threads, as well as the friction, and the threads as well as the friction, ये बेसिकली वही लिखा है, ये आइडियल है सब कुछ, ठीक है। आर नेग्लिजिबल, ठीक है। एट अ सर्टेन मोमेंट, body 2 is released and
body to is released and arrangement is set in motion. Arrangement is set in motion. What is the maximum height that body 2 will go up? ये भी पिछले जैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एक चीज और नई लग रही है, बट ये सारी चीजें तुम्हें आती है जो इस क्वेश्चन में यूज होने वाली है। तो ये क्वेश्चन में तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, एक बार खुद से ट्राई करना, हो जाए तो डन कमेंट करना भाई वीडियो में कि क्वेश्चन हो गया था, और नहीं हो तो डाउट कमेंट करना। तो इसके बाद हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे आज वेज कंस्ट्रेंट भी पढ़ाना है, तो इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, तुम अपने हिसाब से इसको कर लेना, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे। तो अब तुम हेड जा सकते हो वेज कंस्ट्रेंट। तो स्प्रिंग कंस्ट्रेंट हमने पढ़ लिया है। वेज कंस्ट्रेंट या कोई भी दो बॉडीज हैं जो कि साथ में चल रही हैं, तो उनके लिए हम एक चीज ध्यान रखते हैं, तो वही अब हम इसमें देखेंगे। तो वेज कंस्ट्रेंट बेसिकली हम एक क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। क्वेश्चन कहाँ गया होगा? हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ठीक है, लिखते हैं क्वेश्चन, तो इससे तुम्हें पूरा वेज कंस्ट्रेंट क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ऐसा गिवन है, पहले तो एक फिगर गिवन है, उसको बना लेते हैं इस तरीके से। ये एक सरफेस है, इस पर इस तरीके से एक वेज रखा हुआ है 90 डिग्री। ठीक है, और ये हो गया एक सरफेस, इस पर ऐसे आ रहा है, और ये एंगल भी है तुम्हारा 90 डिग्री। ठीक है, इस पर एक रॉड रखी है इस तरीके से, इसका मास है कुछ स्मॉल एम, और इस वेज का मास है कैपिटल एम, ये एंगल है थीटा। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन तुम्हें गिवन है। अब एक चीज यहाँ पे लिखते हैं, एम जो है वो नीटा टाइम स्मॉल एम है, ये एक और चीज तुम्हें गिवन है। तो बोल रहा है इफ द शोन इन द शोन अरेंजमेंट, तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, इन द शोन अरेंजमेंट a rod of mass small m, a rod of mass small m lies on a fixed surface, lies on a fixed surface। ठीक है, तो स्मॉल एम मास की एक रॉड फिक्स सरफेस पर रखी है, its one end rests on inclined face, its one end rests on inclined plane, in inclined face, basically inclined face of a wedge whose inclination is theta। ये लिखा ही हुआ है, सब दिख रहा है क्वेश्चन में कि inclination is theta। ठीक है, एंड फिक्स्ड incline, जो दूसरा वाला है जिस पर रॉड रेस्ट कर रही है, इज नॉर्मल टू inclined plane। ठीक है, then the acceleration of m, then the acceleration of small m and acceleration of capital M, बेसिकली इनके मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या होंगे when system is set free to move। ठीक है, तो देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या समझ में आएगा इससे, कि हम पहले एफबीडी बनाना चालू करते हैं। ठीक है, तो एक एक बॉडी की देखेंगे, सबसे पहले इस रॉड की देखते हैं। मैं रॉड यहाँ बना रहा हूँ अलग से, है ना।
ये हो गई तुम्हारी रॉड। तो रॉड पर क्या क्या फोर्स लग रही होगी? एक तो इसका mg लग रहा होगा, ठीक है। एक इस पे इस इंक्लाइंड सरफेस की वजह से नॉर्मल लग रहा होगा, जिसको मैं आर बोल दे रहा हूँ, ठीक है। फिर एक इस पे इस वेज की तरफ से भी नॉर्मल लग रहा होगा, जिसको मैं बोल रहा हूँ एन, ठीक। अब वेज का एफबीडी देखते हैं। तो वेज अपना किस तरीके से है, नीचे बना रहा हूँ यहाँ पर, इस तरीके से। ये है वेज। इस पर क्या क्या फोर्स लगेंगे? इसका मास तो मैं दिया नीटा टाइम्स स्मॉल है, तो एक तो इसका नीटा एमजी लग गया। एक इसका यहाँ से नॉर्मल लगेगा, जिसको मैं कुछ आर डैश बोल देता हूँ। और एक जो नॉर्मल उधर से उस पर लग रहा था, वो यहाँ से इस पर इस तरीके से लगेगा नॉर्मल, जो इससे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये हो गया। तो अब जब ये सेट फ्री टू मूव होंगे तो होगा क्या, बेसिकली तुम्हारा वेज तो केवल राइट साइड में चल सकता है, लेफ्ट साइड में तो उसमें कोई फोर्स है नहीं, क्योंकि नॉर्मल का कंपोनेंट आएगा। अगर इस नॉर्मल के तुम कंपोनेंट देते हो तो एक कंपोनेंट नीचे, एक कंपोनेंट इधर आएगा। तो इधर वाले कंपोनेंट की वजह से इधर मूव करना चालू करेगा। तो सपोज कुछ एक्सेलरेशन इसका मैं बोल देता हूँ कैपिटल एम, है ना। इसका एक्सेलरेशन मैंने बोल दिया ए कैपिटल एम, ठीक है। रही बात इसकी, है ना। तो इसमें तुम अगर ध्यान से देखो, तो मैं अगर इस mg को रिजॉल्व करूंगा तो mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। तो इस पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में होगी कुछ ना कुछ, क्योंकि ये तो बैलेंस आउट हो जाएगी। और जो वो होगी वो बेसिकली mg का ये कंपोनेंट माइनस नॉर्मल इस तरीके से, और इसका एक्सेलरेशन कुछ इधर स्मॉल m होगा, है ना। ठीक है, ये हो गया। अब जरा इक्वेशन लिखते हैं इनके लिए, है ना। तो रिजॉल्व करते हैं यार। सबसे पहले नॉर्मल को रिजॉल्व करेंगे। तो ये एंगल अपने पास थीटा है, मैंने थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ यहाँ पर। ये थीटा है, और इसको भी कर रहा हूँ। ये तुम्हारा 90 माइनस थीटा होगा, ये वाला फिर से थीटा होगा। तो बेसिकली जब नॉर्मल को रिजॉल्व करेंगे तो इस तरफ आएगा नॉर्मल का कॉस थीटा, और इधर आएगा तुम्हारा नॉर्मल साइन थीटा। ये कैसे आया, एक बार तुम खुद देखो, कि फिर से बता दे रहा हूँ कि ये थीटा है। अगर मैं इसे 90 डिग्री को कंप्लीट करूँ तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला थीटा हो जाएगा। और नॉर्मल ऐसे जा रहा है, तो नॉर्मल का नीचे की तरफ कंपोनेंट आएगा नॉर्मल कॉस ऑफ थीटा, और इधर की तरफ आएगा नॉर्मल साइन ऑफ थीटा, जो हमने ऊपर यहाँ पर दिखा रखा है, ठीक है। तो ये कॉस थीटा, आर डैश, नीटा, एम जी, ये सब बैलेंस हो जाएंगे। बट अपने को काम है इससे, और फ्रिक्शन कहीं पर भी नहीं था, ठीक है। तो मैं एक चीज साफ साफ लिख सकता हूँ कि जो एन साइन थीटा है वो बराबर होगा तुम्हारा, इसका मास कितना है, नीटा स्मॉल, नीटा स्मॉल है, इनटू इसका एक्सेलरेशन कितना है, ए कैपिटल है। ये एक इक्वेशन अपने को मिल गई, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं बोल दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। फिर इस पर आओ। इस पर क्या है, अब हम mg को रिजॉल्व करते हैं, इस mg को, है ना। जब इसको रिजॉल्व करोगे तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा। इनकी वैल्यूज क्या क्या होंगी अब हाँ, तो यार हम ये बोल रहे थे कि इस पे ये एक्सेलरेशन इस तरीके का है। तो अब ये कंपोनेंट हमें देखना है, बस एंगल एंगल देख लें क्या होता है ना। तो एक बार जरा थोड़ी ज्योमेट्री करनी पड़ेगी अपने को यहाँ पे, है ना। तो आओ देखते हैं। तो जरा इसको मैं ऐसे एक्सटेंड कर रहा हूँ सरफेस दिखाने के लिए बस, ठीक है। ये हो गया। ये एंगल तुम्हारा थीटा था, है ना। और ये आर देखा जाए तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अगर मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करूँ तो मेरे को ये समझ में आ जाएगा कि ये भी थीटा है। समझ में आया कैसे, क्योंकि ये और ये पैरेलल है। ये जो इंक्लाइंड प्लेन का सरफेस है ये आर है ना, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर से तुम्हारा दूसरा इंक्लाइंड सरफेस और इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल है, आर और ये सरफेस। ये एंगल थीटा हो गया, ये थीटा हो गया। तो ये तुम्हारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, इसके बगल वाला। और जो ये एंगल है ये तुम्हारा थीटा हो जाएगा। समझ में आया कैसे, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा है। इसको मैं ऊपर दिखा देता हूँ, 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो mg का जो ये कंपोनेंट आया तुम्हारा, ये हो जाएगा mg cos थीटा, और ये हो जाएगा mg sin थीटा। तो sin थीटा वाले से अपने को मतलब नहीं, क्योंकि वो r से बैलेंस हो जाएगा। बट इस इधर वाले डायरेक्शन में अगर हम लिखें तो हम ये लिख सकते हैं, इसका मास था स्मॉल m इंटू ए एम इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा माइनस एन। ये अपने पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। इसको जरा नीचे ले लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं एम ए एम इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा माइनस नॉर्मल। तो एम जी कॉस थीटा माइनस नॉर्मल, इक्वेशन नंबर 2। अब अपने पास कितनी इक्वेशन हुई, दो इक्वेशन। अननोन कितने हैं, अननोन अगर देखा जाए तो एक ए कैपिटल एम है, एक ए स्मॉल एम, और एक नॉर्मल है। तीन अननोन है। तो अपने को एक इक्वेशन और चाहिए। तो अब वेज कंस्ट्रेंट में होता क्या है, यही चीज देखनी थी, कि ये दोनों बॉडीज में कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग एक्सेलरेशन सेम होता है, ठीक है। बेसिकली हम कहना क्या चाह रहे हैं, कि एक बार मैं जरा डायग्राम बनाता हूँ दोनों का फिर से यहाँ पर, है ना। बस यही वेज कंस्ट्रेंट का कॉन्सेप्ट है कि कॉमन नॉर्मल के अलोंग एक्सेलरेशन सेम रहेगा, ठीक है। कॉमन नॉर्मल कौन सा, जब जब ये दोनों कांटेक्ट में है तब, है ना। तो कांटेक्ट में तो है ही है, नहीं तो फिर बॉडीज डिफॉर्म होगी ना, वो तो हो नहीं सकता। बॉडीज तो सेम, उनका शेप तो चेंज हो नहीं रहा।
तो कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग जो एक्सेलरेशन होगा बेसिकली, जैसे इसका एक्सेलरेशन है एम, है ना, और इसका एक्सेलरेशन है ए कैपिटल एम। बट अगर कॉमन नॉर्मल ड्रॉ करूं मैं इनकी, तो कॉमन नॉर्मल कौन सी लाइन होगी, ये वाली, है ना। तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग इसका कंपोनेंट, इसकी तो पूरा का पूरा कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही एक्सेलरेशन, तो एम ही रहेगा। और इसका हम कंपोनेंट लेंगे इसके अलोंग, मतलब ये एम अगर ऐसा है, तो अपने को इसका इस कॉमन नॉर्मल पर जो कंपोनेंट, इसका इसका अगर मैं कॉमन नॉर्मल पर कंपोनेंट लूँ तो एक ऐसे और एक ऐसे आएगा, तो इससे अपने को मतलब नहीं, बट ये जो कंपोनेंट होगा ये एम के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका कंपोनेंट लिखते हैं भाई। हाँ, तो ठीक है, इस एम को यार मैं जरा शिफ्ट करके यहाँ दिखा दूँ तो मेरा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट रुको, बता रहा हूँ क्या कह रहा हूँ। इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, बस काम आसान करने के लिए। ठीक है, तो मैं इजिली दिख भी जाएगा, ये एम हो गया। ठीक है, अब जरा मैं थोड़ी ज्योमेट्री करनी पड़ेगी यहाँ पे फिर से। तो ये एंगल अगर थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा है ना। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। समझ में आया। तो ए एम का कंपोनेंट इस लाइन पे क्या होगा, ए एम कॉस 90 माइनस थीटा, ए एम कॉस 90 माइनस थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ए स्मॉल एम को लिख सकते हैं हम लोग ए कैपिटल एम साइन थीटा। तो कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग एक्सेलरेशन सेम हो गया। ये अपनी एक इक्वेशन और आ गई, जिसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। तो अपने पास अब थ्री इक्वेशन, थ्री अननोन है। तो अपने को चाहिए क्या, ए कैपिटल एम और ए स्मॉल एम। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इनको। मैं जरा इक्वेशन नीचे लिख लेता हूँ एक बार फिर से। पहली इक्वेशन है एन साइन थीटा इज इक्वल टू नीटा एम ए स्मॉल एम। ठीक है, दूसरी इक्वेशन है तुम्हारी एम ए एम इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा माइनस नॉर्मल। और तीसरी इक्वेशन है तुम्हारी ए स्मॉल एम इज इक्वल टू ए कैपिटल एम साइन थीटा। ठीक है, ये तीन इक्वेशन है, ठीक है, क्लियर बात। तो एक तो अपने को एन एलिमिनेट करना ही है ना। तो देखते हैं। ठीक है, आ, तो इस इक्वेशन को मैं जरा एक बार साइन थीटा से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एम ए एम साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा साइन थीटा माइनस एन साइन थीटा। और ये वाली इक्वेशन जो है हमारी, ये है एन साइन थीटा इक्वल टू एम थीटा टाइम्स एम टाइम ए एम, है ना। तो 1 - 2 कर दूं मैं अगर, 1, और ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 2 सपोज। तो मैं 1 - 2 करता हूँ अगर, तो मुझे मिलेगा एन साइन थीटा माइनस माइनस एम ए एम साइन थीटा इज इक्वल टू, उधर साइड अपना आएगा नीटा टाइम्स एम ए एम, नीटा एम ए एम माइनस एम जी कॉस थीटा साइन थीटा प्लस एन साइन थीटा। ठीक है, ये माइनस किया है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें से अपना ये एन साइन थीटा दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये ए एम वाले टर्म एक साइड ले लें, तो थीटा टाइम्स एम ए एम प्लस एम ए एम साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा साइन थीटा। ये आ जाएगा अपने पास। तो सिमिलरली यहाँ से हम बेसिकली बस इतना कर दें कि एम 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 कैंसिल आउट, तो ए एम कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा नीटा प्लस साइन थीटा, एंड दिस वुड बी इक्वल टू जी कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो ए एम की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी जी कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन नीटा प्लस साइन थीटा। ये निकल गया ए एम। ठीक है, और ए कैपिटल एम क्या है तुम्हारा, ए एम अपॉन साइन थीटा। समझ में आ रहा है। हाँ, तो ये हो गया अपना ए स्मॉल एम। ठीक है, ए कैपिटल एम, ये हमने एक इक्वेशन यहाँ पे जो इक्वेशन 3 थी हमारी, वो क्या थी, ए एम इज इक्वल टू कैपिटल ए एम साइन थीटा, ए स्मॉल एम इक्वल टू कैपिटल ए एम साइन थीटा। तो कैपिटल ए एम को सिमिलरली तुम यहाँ से लिख सकते हो ए एम अपॉन साइन थीटा। ए एम अपने को मिल ही चुका है, तो यहाँ से पुट कर लो वैल्यू, तो ये अपना बनेगा इज इक्वल टू जी कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन नीटा प्लस साइन थीटा
जी cos थीटा sin थीटा अपॉन ईटा प्लस sin थीटा अपॉन sin थीटा, यानी कि इंटू 1/sin थीटा। ये इससे कट जाएगा तो अपना बचेगा ये जी cos थीटा अपॉन ईटा प्लस sin थीटा। आई होप कि मैंने ये सही किया है। गलती तो नहीं लग रही है इसमें, ठीक है। तो एक बार जरा इक्वेशन फिर से चेक करते हैं, मेरे ख्याल से सही है। n sin theta equal to m is equal to g cos theta minus normal, ठीक है। फिर n sin थीटा करके अपन ने इसको सॉल्व कर दिया है, n को हटा दिया है। m में ही चले हैं, ठीक है। आ, आ, बस देख लेता हूँ। मेरे ख्याल से सही है। अब कुछ गलत होगा तो देखा जाएगा, ठीक है। अगर कुछ गलत हो तो बता देना मेरे को कमेंट सेक्शन में। तो मेरे ख्याल से सही है इसका आंसर। तो इस तरीके से बेसिकली मेरा मतलब यहाँ पर ये था वेज कंस्ट्रेंट का तुम्हें समझाना, मतलब तो जब बॉडीज कांटेक्ट में है तो उनके कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग एक्सेलरेशन सेम होगा, अदरवाइज बॉडी डिफॉर्म हो जाएंगी या कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा। अगर रिलेटिव सेपरेशन हो गया तो कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा, रिलेटिव मतलब अप्रोच हो गया तो जो है शेप डिफॉर्म हो जाएगा, जो दोनों नहीं हो सकता। तो इसलिए कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग एक्सेलरेशन सेम होता है, यही वेज कंस्ट्रेंट का कॉन्सेप्ट है। और इससे तुम सारे क्वेश्चन कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन और है जो कि रोडोफ का क्वेश्चन है, इसी का वेज कंस्ट्रेंट का सवाल, तो वो लेते हैं। तो क्वेश्चन है तुम्हारा रोडोफ का क्वेश्चन नंबर 77, 1.77, ठीक है। तो पहले फिगर बना लेते हैं इसका। इस साइड बना लेते हैं फिगर, ठीक है। इस तरीके का तुम्हें एक वेज गिवन है, जो कि कोई तो सरफेस पर रखा है इस तरीके से। इस पर एक इस तरीके की हमने बेसिकली रॉड रख दी, ठीक है। ऐसे ऐसे, क्योंकि ऐसे दोनों साइड से बाउंड है, ठीक है। तो ये हटेगी नहीं, यहाँ पे ये बाउंड है दोनों साइड से। इसको ए बोला है, इसको बी बोला है और इसको अल्फा बोला है, बिल्कुल। अब इसमें लैंग्वेज लिखते हैं, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ रॉड ए, फाइंड द accelerations of rod A and wedge B in in arrangement shown in figure, ठीक है। if एक इंफॉर्मेशन दी, if the ratio of mass of wedge to that of rod to that of rod equals beta, and the friction between all contact surfaces is negligible, between all contact surfaces is negligible, ठीक है। तो ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जैसा हमने अभी पिछला देखा, कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो वैसे तो मैं ये करा सकता हूँ, बट मैं चाहूंगा कि इसको तुम अपने आप एक बार ट्राई करो। इसलिए मैं तुम्हें ये क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, कल हम इसको डिस्कस करेंगे। बाकी अगर तुमसे खुद से हो जाए तो बहुत बढ़िया यार, तो ट्राई करो, मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, क्योंकि सिमिलर पिछले जैसा सवाल है उससे थोड़ा सा ईजी है, ठीक है। तो यार आई होप तुम्हें आज इतना समझाया अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अब तुम्हें वेज कंस्ट्रेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो और ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना यार, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।
और अगर तुमने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। बाकी अगर कोई भी डाउट हो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडीइंग। बाय।